जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस पीएम क्लास। बेटा अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जो सवाल है सीआरक्यू का वो हम इसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये आप ये देख सकते हैं बेटा, द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू 5 रिक्वायरमेंट्स। इसके ऊपर देखें तो लिखा हुआ है मार्च जून 2024। ये जो क्वेश्चन आपके पास एग्जामिन हुआ था ये मार्च जून 2024 का है, मतलब एक्चुअल पास पेपर का सीआरक्यू है। तो सबसे पहले बेटा आप सारे स्टूडेंट जरा देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यूज पार्ट ए का पार्ट 1 यूज, सबसे पहले केस तो पढ़ते ही नहीं है ना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है और उसके हिसाब से सवाल पढ़ा जाता है कि आपसे एक्चुअली में पूछा क्या है, ताकि पता है क्या होगा। देखिए जब आप कभी भी पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना तो आपका एक माइंड क्लियर होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सवाल का पूछा क्या गया है। टॉपिक आपके जहन में होगा, फिर आपके जहन में उसके फॉर्मूलाज घूमेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आप डेटा सर्च करने की कोशिश करोगे। सही है। तो अभी मैं कोई केस नहीं पढ़ रहा, कुछ भी नहीं पढ़ रहा, क्या है सब बात की कहानी है। सबसे पहले देखो पार्ट ए का पार्ट 1 5 मार्क्स। नोट, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट फुल डे। आपको अपना आंसर राउंड ऑफ करना है। अच्छा ये जो स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट में वैसे भी आपके पास खुद का खुद ये राउंड ऑफ होके चला जाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, यूज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, यूज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन बेस्ड ऑन क्वार्टरली डाटा 2002 से 2005 टू कैलकुलेट वेन शॉप एक्सपेक्टेड स्टाफ डेज इन Q4 2006। बेटा ये फोरकास्टिंग का बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूं, ये मार्च जून 2024 का है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, ये मैं जो लिखने वाला काम है इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट पहले टॉपिक का कंफर्ट जोन आ जाए, उसके बाद आप इसको स्प्रेडशीट पे करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। सही है। फिर मैं इसको उठा के यहां से सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज का कॉन्सेप्ट देना है या रिवाइज करवाना है कोई कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दूंगा। सही है। सवाल का नाम क्या बेटा यहाँ पे, ये वेन शॉप, वेन शॉप के नाम से जो है ना ये सवाल है आपके पास। अच्छा बेटा ये है आपके पास वेन शॉप। बेटा ये जो है ना आपके पास वेन शॉप जो आपके पास क्वेश्चन है, ये मार्च जून 2024 का आपके पास एग्जाम क्वेश्चन है। ओके। तो बेटा ये जरा देखिएगा, आपके पास ये टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो आपके जहन में, जब आपके जहन में ये रिग्रेशन वाला सवाल आएगा, ये टॉपिक जब आपके जहन में आएगा, तो फौरी तौर पे आपको मेरा बेसिक लेक्चर जहन में घूमना चाहिए। और वो बेसिक लेक्चर क्या होता है बेटा आपके पास, वो जो आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं ना। लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए बेटा, आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इसमें जो आपके पास y है वो किसी टोटल एलिमेंट को शो करता है। टोटल एलिमेंट का मेरा मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे टोटल कॉस्ट हो गई, अब वो टोटल में कुछ भी चीज हो सकती है। ए शो करता है आपके पास फिक्स्ड एलिमेंट को, ए किसको शो करता है बेटा, फिक्स्ड एलिमेंट को। बी आपके पास शो करता है वेरिएबल एलिमेंट को, और एक्स आपके पास शो करता है नंबर ऑफ एक्टिविटी को। किसको शो करता है बेटा, नंबर ऑफ एक्टिविटी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट से बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये आपके पास है तो आप इसको फिक्स कॉस्ट कह लो, इसको वेरिएबल कॉस्ट कह लो, इसको आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज कह लो, और ये टोटल कॉस्ट कह लो। राइट। तो ये आपके पास जो फैक्टर है वो आपके पास ये चीज हो सकती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बेटा कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये आपके जहन में घूमना चाहिए जैसे ही आपने ये सवाल देखा। अभी तक देखो मैंने डाटा कुछ भी रीड नहीं किया है कि क्या चल रहा है केस में, क्या चीज है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये सवाल घूम रहा था, ये डाटा घूम रहा था। अच्छा उसके बाद अब हम आगे अगर प्रोसीड करें तो आपको ये बात भी पता है कि बेटा आपके पास दो चीजें नजर आती है। ठीक है। आपके पास बेटा दो चीजें जो है ना वो नजर आएंगी, एक ए है और एक बी है। देखो एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्टिविटी। अच्छा अब सबसे पहला पॉइंट जो एक्स है ना आपके पास इन क्वेश्चन, वो होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग। और एक बात जहन में रखिएगा, ये जो सवाल है ये आपके पास फ्यूचर के लिए है, फोरकास्टिंग करने के लिए है। ये रिक्वायरमेंट किसके लिए बेटा, फोरकास्टिंग करने के लिए।
तो फोरकास्टिंग में हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर इतनी एक्टिविटी का काम हो तो क्या होगा। तो एक बात जहन में रखिएगा, तो जो एक्स होगा ना एक्टिविटी, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतनी एक्टिविटी के लिए आपने ये चीज मेजर करनी है। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये हमेशा आपको गिवन होगी इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन टू फोरकास्ट। ठीक है, वेरी सिंपल। बाकी ए और बी इसके फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, इसके क्या होते हैं आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, ए और बी के आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो बी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। सही है, ये आपके पास चीजें यहाँ पर नजर आ रही होती है, जिसमें से जो एन आपके पास कहलाता है वो होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा, नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। और बेटा यहां पर आपके पास सीआरक्यू में बहुत सारा डाटा गिवन होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि हमारे लिए थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाए कि हाँ जी हम लोग फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। उसके बाद बेटा ए का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि पहले बी निकलता है उसके बाद ए निकलता है। और ए का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन माइनस सॉरी माइनस, उसके बाद आ जाएगा बी समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये आपके पास जो है इसमें ये फॉर्मूला आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा आप बच्चे इसको कॉपी कर लें अगर आपको करना है तो, नहीं तो आपके पास लिखा हुआ तो होगा आपके रजिस्टर में, नोटबुक में, आप ये चीजें निकालें तो वहां से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अच्छा, एक छोटा सा और बेटा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता चलूं, और वो आपके पास क्या चीज है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि जो भी आपके पास बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास एक चीज होती है एक्स, एक होता है वाई। एक बात बेटा अपने जहन में रखिएगा, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई वो होता है जो एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी एग्जाम्पल लो, आई एम नॉट फीलिंग वेल थोड़ा सा ना, तो नॉट फीलिंग वेल, अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा तभी तो मैं मेडिसिन लूंगा, यानी कि मेरी तबीयत एक्स है, अगर खराब होगी तो वाई मेडिसिन है तो फिर मैं मेडिसिन लूंगा। सही है, अगर गर्मी लगेगी तो फिर मैं आइसक्रीम या ठंडा शरबत पीऊंगा, तो गर्मी इज एन एक्स और वाई उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अभी एक बंदा अगर अच्छा फील कर रहा है तभी तो उसकी सही, तो वो मेडिसिन तो नहीं लेगा ना। तो आपकी जो इंसान की तबीयत है वो एक्स है और मेडिसिन जो है वो आपके पास वाई है। तो एक बात बेटा जहन में रखिएगा, एक्स जो होता है ना वो आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आजाद होता है। और जो वाई होता है ना, वाई वो बेसिकली डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। वाई क्या करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्स की एग्जांपल लूं, अगर आपके पास लेट से समर सीजन है, ठीक है ना, तो वाई इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपके पास आइसक्रीम की जो सेल्स है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो आइसक्रीम की सेल्स है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि एक्स क्या है और इसमें वाई आपके पास क्या है। अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स क्या है और आपके पास वाई क्या है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सवाल को पढ़ने जाते हैं। और ये फॉर्मूलाज जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सही है बेटा, अब आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, इसको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड कहते हैं। 5 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन करनी है। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू 5 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, Van Shop is an agency which supplies temporary staff providing catering and hospitality services for events at stadium venues in D-Land. D-Land कोई कंट्री का नाम है। Agency which supplies temporary staff providing catering and hospitality services, यानी कि आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स की भी कंपनीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं हारिस सनीफ ह्यूमन रिसोर्स कंपनी लॉन्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स आते हैं। ठीक है, वो वर्कर्स मेरे पास है, मैंने उनको सैलरी नहीं देनी, मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ बातचीत करूंगा कि यार आपके अच्छा आपके यहाँ इवेंट है, स्टाफ की जरूरत है, हम आपको स्टाफ प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है ना, तो ये वो वाली कंपनी है कि स्टाफ प्रोवाइड करके दे रहे फॉर हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी या केटरिंग सर्विसेज वगैरह के लिए। ठीक है, स्टेडियम वेन्यूज वगैरह में जो भी, जहां भी कोई इवेंट हो रहा है, जहां इवेंट, अब देखो सोचो आपके पास इवेंट
इवेंट होगा तो मैं स्टाफ दूंगा ना। अब ये तो सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इवेंट होगा तो मैं वो दूंगा ना। देखो फॉर एग्जांपल की बात ये है कि बेटा ये जो कंपनी है, यहां पर आपके पास इवेंट्स होते हैं और फिर हम स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इवेंट होगा तो स्टाफ होगा ना, स्टाफ ऐसा तो नहीं चले जाएगा हाँ भाई मैं स्टाफ हूँ, इवेंट है कोई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इवेंट होंगे तो स्टाफ होगा, तो इवेंट एक्स हो गया, स्टाफ जो स्टाफ है वो आपके पास वाई हो गया, इवेंट्स एक्स स्टाफ वाई डेफिनेटली। और लॉजिकल सेंस भी ये बनता है, जब कहा कोई इवेंट है तो मैं स्टाफ प्रोवाइड करूंगा, ऐसा तो नहीं मैंने बोल दिया भाई अपने स्टाफ को जाओ फलानी जगह चले जाओ, उनको पूछो इवेंट है कि नहीं है। तो बेटा जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे, अब एग्जाम्स होंगे तो इन्विजिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी ना, ब्रिटिश काउंसिल वाले एग्जाम्स होंगे तो फिर वो स्टाफ अरेंज करके देते हैं। तो एग्जाम होना इज एन इवेंट और स्टाफ प्रोवाइड करना इज आपके पास वाई। ठीक है, ये मैंने बगैर आगे सवाल पढ़े हुए यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपने सेंस यूज करना है। डिमांड डिमांड फॉर द स्टाफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस। ये देखो ये बात इसने लिखी हुई भी है, यही बात मैंने आपको आसान लैंग्वेज में यहां पर समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। डिमांड फॉर द स्टाफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स and whether venue selects when shop to supply for the events. As such, there is a strong correlation between total number of events and staff. बेटा correlation, अब देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके पास लफ्ज है ना correlation, जी बेटा कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स में आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। जैसे इन दोनों में गहरा ताल्लुक है, समर सीजन बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये जो कोरिलेशन होता है ना आपके पास, ये बेसिकली एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशनशिप है, जो कि इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्या लिखा हुआ है बेटा, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का मतलब ये होता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का मतलब है एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो उसके रिएक्शन में वाई भी कम होगा। ठीक है, ये इसका कोरिलेशन का बेसिकली मतलब होता है। ठीक है, तो एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, एक्स कम होगा वाई कम होगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, देयर इज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन टेम्परेरी स्टाफ एजेंसीज इन डी लाइन, ऑल द एजेंसीज चार्ज सिमिलर रेट्स एंड देयर इज अ स्कोप, और बस ठीक है। आगे क्या लिखा है, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर एनी एजेंसी टू इंक्रीज द प्राइस, मतलब मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, इन लोग अपनी ये प्राइस कह रहा हूँ, ये जो प्राइस है या जो आपकी फीस है वो सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। वेन शॉप चार्ज एवरेज स्टाफ 16 पर आवर एंड रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज इन 2006, और आप बेटा 2006 के लिए ही काम कर रहे हो, सही है, फ्यूचर के लिए। ठीक है बेटा, आप 2006 के लिए जो है ना वो काम कर रहे हो। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, वेन शॉप पेज इज स्टाफ 11.25 पर आवर, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दे वर्क 8 आवर्स पर इवेंट डे, 8 घंटे ये लोग काम कर रहे होते हैं। दे आर ओनली पेड फॉर दे आर ओनली पेड फॉर द आवर्स दे वर्क, बाय लॉ स्टाफ एजेंसीज ऑल्सो हैव टू मेक एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना बेटा वो पार्ट बी के लिए आपको नजर आ जाएंगी। द लीगल मिनिमम वेज, बेटा वो जो है ना आपके पास फोरकास्ट रेवेन्यू और ये कॉस्ट पे आ जाती है, ये जितना भी आपके पास कैलकुलेटिव डाटा है ना ये आपके पास चले जाएगा पार्ट 2 के लिए। नीचे आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो, वेन शॉप ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर हैज सजेस्टेड दैट अमाउंट वेन शॉप पेज इट्स स्टाफ should be increased to 11.75. The CEO opposes the increase, वो मना कर रहा है। अच्छा खैर, ये सब प्राइस वगैरह की चीजें बात की है। सेकंड पॉइंट, when shop produces quarterly forecast for its expected revenues and staff costs, they have already produced for quarter 1 से 3 but not for quarter 4। और एक बात बेटा ध्यान में रखिए, आप quarter 4 के लिए काम कर रहे हो, the total number of events scheduled for quarter 4 is 114, total number of events। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो इवेंट्स एक्स है, इसका मतलब क्या बेटा, इवेंट्स एक्स है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स का आंसर तो 114 है, मैंने आपसे पहले कहा था ना क्वेश्चन में गिवन होता है 114, आपके पास जो क्वेश्चन में वो आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास गिवन है, राइट। अब हमें ए और बी फाइंड आउट करना है, और बी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स के साथ, यू विल गेट योर आंसर। अब क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट बेंच ऑफ एक्सपेक्टेड स्टाफ डेज। अब बेटा अब आप एक चीज सोचें, ये देखो एक्सपेक्टेड स्टाफ डेज,
जितने ज्यादा इवेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा वर्कर्स भेजने पड़ेंगे, जितने ज्यादा इवेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा वर्कर्स भेजने पड़ेंगे, तो वो आपके पास स्टाफ डेज में काउंट हो जाएगा। 10 दिन का इवेंट है तो 10 दिन के लिए मुझे 10 लोग भेजने हैं या 50 लोग भेजने, वॉट एवर जितने भी है, तो उसको बोलते हैं स्टाफ डेज। क्या बोलेंगे? स्टाफ डेज। इसका मतलब इस स्टाफ डेज के लिए मुझे मुझे दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ डेज भी चाहिए और नंबर ऑफ स्टाफ भी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी चाहिए और नंबर ऑफ स्टाफ भी चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस करें बेटा, क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ इन Q4। बेटा ये हमेशा फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? हमेशा फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास जो है ना ये सारी चीजें होती हैं। ये Q4 को मैंने हाईलाइट कर दिया येलो से। अब आगे बढ़ो, ये देखो इवेंट्स, ये सारी चीजें, ये आपके पास पास डेटा गिवन है। बेटा ये कौन सा डेटा गिवन है आपके पास? पास डेटा। ये जितना कुछ आपके पास गिवन नजर आ रहा है, ये येलो से जो आपको नजर आ रहा है, ये सब पास डेटा है। और होता क्या है, फोरकास्टिंग का तो उसूल है कि आप पास डाटा की बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। सही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सीईओ हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द फोरकास्ट फॉर 2006 यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन टू फोरकास्ट द डिमांड, और ये जो भी है बेस्ड ऑन द, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा एक बार जरा इसको इसको रीड कर ले, इसमें कुछ भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं लिखी हुई, एक बार इसको रीड कीजिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसको रीड आउट कर लिया, ठीक है। अब एक चीज जरा देखिएगा, लिखा था दिस इज बेस्ड ऑन सैंपल साइज ऑफ N16। बेटा N16 का मतलब पता है क्या है? N16 का मतलब होता है बेटा, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। जैसे देखो एक्स वाई एक हो गया, आप अज्यूम कर लो जनवरी का महीना हो गया, फरवरी का महीना हो गया, मार्च का महीना हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोल दिया भाई ये जनवरी है फॉर एग्जाम्पल, फिर एक एक्स वाई, ये नंबर 2 हो गया, ये हो गया फेब का, लेट से फॉर एग्जाम्पल। तो इन्होंने माजी के ऐसे 16 सेट, एन कहते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा, तो ये एक एन हो गया, ये एक एन हो गया। इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे मोजेस बच्चों, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यहां पर जो एन है वो है 16, यानी कि इन्होंने पास्ट 16 पेयर्स ऑफ डाटा को रीड किया हुआ है। पास्ट 16 पेयर्स ऑफ डाटा को इन्होंने रीड किया हुआ है। आई बात समझ में? यानी कि आप ये समझ लो गुज़िश्ता 16 साल या 16 महीने या 16 ऑब्जर्वेशंस, 16 ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने माजी में डील किया हुआ है। सही है। और ये आपके पास यहाँ सवाल में गिवन है। दैट्स इट, द सीईओ डाटा, ये जो भी है कह रहा, अब आप लीस्ट स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे मोजेस बच्चों ये देखिएगा जरा, ये अब आपका एक जहन में सवाल होगा, सर हम पेपर में ये सबमिशन कैसे लिखेंगे? तो यार कुछ नहीं करो यार, इधर से उठाओ, सेलेक्ट करो, कंट्रोल C करो, कॉपी करो, यहाँ पे आप इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आपके पास कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से आपके पास पेस्ट हो जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट तो आपको पार्ट ए निकालना है ना, रिग्रेशन। तो इसका मतलब एक काम ये करता हूं, मैं आपको बच्चों वाले तरीके से बता देता हूँ। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। x क्या है? 114, ये है फॉर Q4 ऑफ 2006। ठीक हो गया। a और b का हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और वो फॉर्मूला बेटा कहां से आएगा? बेस्ड ऑन पास्ट 16 पेयर्स ऑफ डाटा। ठीक है। और जो y है, y आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास टोटल फोरकास्टेड डेज फॉर 2006 का Q4। दैट्स इट, ये आपने काम करना है। ठीक है। और बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपको सामने नजर आ रहा है। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, जो जो चीजें आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, देखो आपको कोई कॉलम शॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ, हाँ एक चीज है, एक चीज है जो मैं कहूंगा बेटा, इस सवाल में आपको कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। हाँ एक चीज है जो बेटा आपको याद रखने की है, वो है आपके पास फॉर्मूला। अब एक एतराज ये आ सकता है बच्चों का, सर ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? तो बेटा याद कैसे रहेगा, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? कोई बच्चा बोलेगा मेरा नाम मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। आपको अपना नाम याद है ना, इसी तरह याद करो। सर ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, इसका कोई ट्रिक बता दे। मेरे पास इस चीज की कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको फक्की खिलाऊं और आपको ये याद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेटा आपको जो है ना चीजें खुद याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप फोकस और पैशन लेकर है ना, बिलीव मी सब हो जाएगा, बिलीव मी आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अब आपको ये फॉर्मूला जो है ना, ये तो याद करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आपको पता है, मेरा डायलॉग यही है, यही है, याद करना है बस, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है ना। तो मसला ये है
अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज आपके पास है और ये हो सकता है फॉर्मूला शीट में भी हो। अच्छा खैर, अब सबसे पहले मैं याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इज इट डन बेटा? ये हो गया आपके पास। और यहाँ पर बेटा अब हम लोग चलते हैं। ये ऊपर हमने पूरा सिनेरियो रीड कर लिया, आपको कंपनी का केस भी समझ में आ गया। ये इनके पास एचआर कंपनी है, जहां इवेंट्स होते हैं वहां पे हम अपने बंदे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास। हाँ, ये है। इस फॉर्मूला में ना बेटा एक चीज है, मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूला में ये है कि आपके पास एरर्स हो जाता है। फॉर्मूला में ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रखना है, तो मैं आपको वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। प्लीज जरा पहले फोकस कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने पास, पार्ट ए, इसका पार्ट वन। ठीक है बेटा, पार्ट ए का पार्ट वन, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं, क्या जरूरत नहीं है, उसको इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो यार, ये आपके पास चीजें मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर बेटा सबसे पहला पॉइंट जो है ना, मैं आपके पास लिख देता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स, और दूसरा क्या है, स्टाफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो है आपके पास वो है एक्स, और ये आपके पास क्या है, वाई। ठीक है, स्टाफ डेज आपके पास वाई। ये फिगर्स भी लिखी हुई है इन्होंने, यहाँ पे सबमिशन वाली फिगर्स लिखी हैं। तो मैं सिंपल एक काम क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे मोजिज बच्चों, सिंपल एक काम मैं ये कर रहा हूँ। सबमिशन एक्स को मैंने यहाँ से क्लिक किया, लेफ्ट साइड पर देखिएगा बेटा, क्लिक किया, और इसको मैंने किया सेलेक्ट, अपनी आसानी के लिए कंट्रोल सी किया। ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद जो है ना, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। सबमिशन ऑफ एक्स आ गया 1757, क्योंकि बेटा 1757, क्योंकि बेटा एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, जब आप स्प्रेडशीट पे कोई चीज कैलकुलेशंस कर रहे होते हो ना, तो उसकी कैलकुलेशंस में आपको सेल लिंक करने होते हैं। क्या लिंक करने होते हैं? सेल लिंक करने होते हैं। अच्छा, फिर ये हो गया आपके पास समीशन ऑफ वाई। यहां से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, समीशन ऑफ वाई आ गया 404410। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से कॉपी पेस्ट करो, इधर आ जाएगा 196615। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर 107243851113। बेटा थोड़ा मुनासिब तरीके से देखिएगा। अब देखो आपके पास ये नजर आ गया इस तरह, तो इसको यहाँ पे एफ और जी के बीच में आए, डबल क्लिक कर दें, अलाइन हो जाएगा सेल। फिर समीशन ऑफ ई एक्स वाई 45496 648। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, तो सिंपल जो चीजें लिखी है उसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। वो मैंने क्यों किया कॉपी पेस्ट? ताकि बेटा मैं अपना जब फॉर्मूला यूज करूंगा ना, तो फॉर्मूला यूज करते वक्त इन सेल्स का रेफरेंस दिया जाता है। इन सेल्स का रेफरेंस दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर होती है बेटा? चलो मैं इसको थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ, ताकि ये समझने में जरा आपके लिए इजी भी हो जाए, विजिबल हो जाए। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को उठा के लिखना था, वो मैंने उठा के लिख दिया। अब देखो, एक्स मुझे पता है क्या चीज है, मैंने ये बच्चों वाले तरीके से आपको खोल के भी रखा हुआ, बी का फॉर्मूला है। और अब जाहिर सी बात है बेटा, बी का फॉर्मूला आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकोगे वहां पे। बी का फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख नहीं सकोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, एन। एन कितना है? 16। ये मैंने उठा के लिख दिया। सबसे पहले मैंने अपनी फिगर्स लिख दी, और यहाँ पर मैंने ए और बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद एक्स तो 114 है, वो ऑलरेडी गिवन है। एक्स हमेशा गिवन होता है, फ्यूचर में इतनी एक्टिविटी के लिए क्या चीज एस्टिमेट करनी है। ठीक है बेटा, तो बी का फॉर्मूला, बी अप्लाई करना है अभी हमने। तो यहां पर मैं करने जा रहा हूं बी। अब बेटा बहुत ज्यादा हाई लेवल अटेंशन, देखो बी का फॉर्मूला क्या है, एक बार जरा आप बच्चे ये मुलाहिजा फरमा लें।
आई मीन टू से कि इसको चेक कर लो कि बी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, बी का फॉर्मूला लिखा है, तो आप चाहे तो आप बी का फॉर्मूला लिख सकते हो, कैसे नहीं लिख सकते। अच्छा एक चीज है पावर, एक काम करो सारे बच्चे अपने लैपटॉप पे देखो, आपके लैपटॉप के ऊपर कीज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, उस कीज पर देखो 6 का बटन है, जो 6 का आपके पास वो बटन है, उसके ऊपर पावर लगी होगी, ऐसा लगा होगा। और पावर कैलकुलेटर सॉरी कंप्यूटर पे कैसे लगाओगे, शिफ्ट दबा के 6 का बटन प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैं आपको शो करके बताता हूँ, ये देखो यहां पर, ये देखिएगा बेटा इस वाले सेल में मेरे, इस वाले सेल में देखिएगा बेटा, शिफ्ट का दबा के 6 का बटन दबाएंगे, ये पावर की साइन आ जाती है इस तरह की। ये देखो ये नजर आई, ये मैंने क्या किया बेटा, शिफ्ट का बटन दबा के रखा और 6 दबा के छोड़ दिया, तो ये पावर आ जाती है। तो जहां पे आपको पावर लगानी है वहां पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा ये बी है, बी का फॉर्मूला क्या है, बी का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये मैं, ये पावर है ना, दिस इज शोन एज द पावर की साइन। तो बी का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स वाई। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले, वेरी सिंपल बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर एन, अच्छा कुछ नहीं ना तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जो आपके पास न्यूमरेटर की फिगर होती है और डिनोमिनेटर की फिगर होती है, बहुत ज्यादा चीजें होती है, तो उसमें आप ब्रैकेट लगा दिया करो, तो आप ना बच जाओगे, गलती से बच जाओगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले लिखा ब्रैकेट एन, अब समीशन लिखना है ई एक्स वाई, तो इधर से कॉपी, या मैं ना समीशन को ही कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ समीशन को, ये रहा, सिर्फ समीशन को यहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी करके पेस्ट, एक्स वाई, फिर क्या फॉर्मूला है बेटा, माइनस, ऐसे ही सिंपल लिखूंगा माइनस, और माइनस करने के बाद बेटा मैंने क्या लिखा, समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, कंट्रोल वी समीशन ऑफ एक्स, कंट्रोल वी समीशन ऑफ वाई। ठीक है बेटा, ये ऊपर की फिगर खत्म हो गई है, ब्रैकेट लगा दो, फिनिश। फिर इसके बाद डिवाइड का मतलब होता है स्लैश, तो मैंने स्लैश का साइन दबाया, स्लैश का साइन दबाया, फिर नीचे ब्रैकेट खोल दिया। अब ये चीजें उठा के लिखनी है। अब सवाल ये कि सर ये हम उठा के कैसे लिखेंगे, अबे भाई यहां से कॉपी कर यार। अब क्या करना है बेटा, ये एन लिखना है, एन लिख दिया, ये लो जी। इसके बाद क्या, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से उठाया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। उसके बाद क्या, माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद मैंने किया माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन किया, समीशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट के साथ उठा लेता हूं, ये लो, ब्रैकेट के साथ उठा। अब इसकी पावर 2 लगानी है, तो 6 दबा, शिफ्ट का बटन दबा के 6 का बटन दबाया, पावर आ गया और 2 कर दिया, और एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, खत्म। ये आ गया बेटा आपका फॉर्मूला इसमें, ये इसमें आपके पास जो है ना इसका फॉर्मूला आ गया, ये लो, ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिंपल जो इसका फॉर्मूला है वो उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब चैलेंज तो अब आएगा, वो क्या आएगा, जब आपको ये फिगर्स लिखनी पड़ेगी। अब बेटा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, बहुत ज्यादा ध्यान से करना, कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं करना, एक ही सेल में सारा फॉर्मूला उठा के लिख दो, एक ही सेल में सारा फॉर्मूला उठा के आपने लिख देना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो बी, मैं एक मशवरा दूं आप लोगों को, सबको भाइयों वाला मशवरा, एक काम करो, पहले मुझे ये ऑब्जर्व करो कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लिख देना। और ये फॉर्मूला सेल में यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ भी जाता है, मैं दिखा भी दूंगा, पहले सिंपल आपने ऑब्जर्व करना है बी। अब आप देखो बेटा, स्प्रेडशीट का तो उसूल है कि जब कभी भी आप फॉर्मूला लिखते हो, आपने इज इक्वल टू की साइन दबा के जो है ना वो फॉर्मूला लिखना होता है। क्या दबा के बेटा, इज इक्वल टू की साइन दबा के, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू। यह एक और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि बाज बच्चों का होता है सर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी,
फॉर्मूले में कैसे करनी है समझ नहीं, यार आसान तरीका, एक काम कर, आसान तरीका, एक सेल पर एक सेल पर पहले ये निकाल लो, दूसरे सेल पर ये निकाल लो, तीसरे सेल पे डिवाइड कर दो, फिनिश। आप भी सुकून में, चेक करने वाला भी सुकून में, लेकिन टाइम लगता है और उस चीज का नाम है प्रैक्टिस। तो आप सबसे पहले ना ऊपर वाली फिगर निकाल लेते हैं हम लोग, सही है, ऊपर वाली फिगर निकाल लेते हैं। अच्छा मेरे प्यारे मोजिज बच्चों, देखो होता क्या है, आपने क्या काम करना है, सबसे पहला पॉइंट ना ये NEXY, NEXY यही है ना। अब क्या काम करना है, आपने सेल को रेफर करना है, इसको रेफर करना है प्यारे बच्चों, सेल को रेफर करना है। और सेल को कैसे रेफर करते हैं जरा देखिएगा, बहुत हाई लेवल अटेंशन से, सेल को आपने रेफर करना है, कैसे करना है देखो। मैं पहले ना ये न्यूमरेटर वाली फिगर निकाल लूं, सही है, ये वाली, फिर उसके बाद दूसरे सेल पे डिनोमिनेटर की कर दूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, इज इक्वल टू की साइन दबाई, ब्रैकेट ओपन किया, एन क्या है 16 पे क्लिक कर दिया, लंबी चौड़ी दास्तान ही नहीं है। फिर ये क्या हो रहा है बेटा, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, EXY से, EXY ये रहा, मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर ये क्या हो रहा है, ये H2G2, ये आप देख लो, ये ब्लू और ग्रीन कलर से चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद करना है माइनस, क्या करना है मेरा बेटा यहाँ पे माइनस, और माइनस भी किस चीज को करना है, EX और EY को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो यहाँ पर सिंपल एक काम ये करो, आप माइनस की साइन लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, EX कितना है बेटा आपके पास यहाँ पे, ये रहा 1757 मल्टीप्लाई बाय EY कितना है, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज, क्या आंसर आ गया। ये मेरे पास न्यूमरेटर वाली फिगर आई है। डिनोमिनेटर पे आते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली फिगर को कहते हैं, इधर आते हैं तो इसको बेटा भी हमने सॉल्व करना है। तो पहले क्या है, समीशन ऑफ EX स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस इज इक्वल टू लगा, ब्रैकेट ओपन किया, एन कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय EX स्क्वायर, वो ये रहा, EX स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये, इस पर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है माइनस EX की फिगर लिखनी है, समीशन ऑफ एक्स, और समीशन ऑफ एक्स ये रहा 1757, और इसकी पावर 2 है। और पावर 2 कैसे लगाते हैं, शिफ्ट दबा के 6 का बटन आप लगाते हो। तो आपने बेटा यहां पर किया, ब्रैकेट ओपन किया, ये किया, ब्रैकेट क्लोज किया, शिफ्ट दबा के 6 दबाया और 2 दबा दिया, ठीक है। ये नीचे डिनोमिनेटर की फिगर आपके पास आ गई है, एंटर किया, आंसर आ गया। अब फाइनल बी क्या आ जाएगा, यहां पर लिखा बेटा मैंने बी इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला सेल लिया डिवाइडेड बाय नीचे वाला सेल लिया, आंसर आ गया 295.93। जो भी आंसर आ रहा है उठा के कुछ भी नहीं लिखना आपने, ये बी का आंसर आ गया आपके पास, सिंपल, ये आपके पास बी का आंसर आ गया। बेटा गेम फॉर्मूले की है यहां पर, ठीक है ना, गेम फॉर्मूले की है। तो ये आपके पास बेटा फॉर्मूला, ये देखो मैंने जिस तरीके से आपके पास ये चीज की है, इसी तरीके को आप रेप्लिकेट करोगे ना, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा बाज दफा क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको सीनियर्स या कोई टीचर भी बोले कि सर आप एक काम करो, स्ट्रेट आंसर लिख दो। मैं भी यही बोलता हूँ, एक ही दफा में लिख दो। ये उन बच्चों के लिए है जिनसे थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, कि स्टेप बाय स्टेप चलो, तो इंशाल्लाह ताला काम अच्छे से आपका होता जाएगा। बेटा ये बी मैंने निकाल लिया यहाँ पे, सही है, बी का फॉर्मूला भी लिख दिया। अब स्प्रेडशीट पे नीचे जाएंगे, ये देखो, अगर किसी बच्चे को बेटा ये चीज चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, ये स्क्रीन की पिक्चर खींच लो और आप ऊपर ये देखो, इस वाले सेल के ऊपर देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, ये देखो, आप इसकी पिक्चर खींच सकते हो बेटा, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी दिखाई दे और मेरे सेल के साथ साथ फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। ये बी का न्यूमरेटर की फिगर है, आई होप आपने पिक्चर कैप्चर कर ली होगी। ये डिनोमिनेटर की फिगर है और ये इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये 295.93 का आंसर आ गया, बी का आंसर है। अब ए चाहिए प्यारे बच्चों, अब ए चाहिए। अब देखो ए चाहिए, ए आप ए कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं यार, लंबी चौड़ी नहीं करते, ए इधर ही कहीं साइड पे कर देते हैं। ये रहा ए, ए का फॉर्मूला क्या बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये रहा, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन,
समीशन ऑफ वाई अपॉन क्या है बेटा आपके पास, एन, ए का फॉर्मूला जो आपके पास है, ठीक है। अब मैं क्या कहानी करने लगा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने सबसे पहले लिखा समीशन ऑफ वाई, यहां से कॉपी किया, इसको उठा के पेस्ट कर दिया, अपॉन किया बेटा एन, ठीक है। ये लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, राइट। इसके बाद क्या कर रहा हूं, यहीं पर ही बेटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्पेस देके माइनस बी। अब बी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, बी, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। समीशन ऑफ एक्स यहां से उठा के कॉपी किया, यहां पे उठा के पेस्ट कर दिया, अपॉन एन, सही है बेटा। अब यही ट्रिक आप इस्तेमाल करें, पहले पहली वाली फिगर निकालें, मतलब पहले एक सेल पे ये निकाल लें, दूसरे सेल पे ये निकाल लें, फिर आपस में माइनस कर दे, ए का आंसर भी आ जाएगा। तो पहले तो बेटा मैं यहां पर कर रहा हूं ए, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, समीशन ऑफ वाई का है इज इक्वल टू की साइन दबाना जरूर लाजमी, समीशन ऑफ वाई का है बेटा ये रहा, डिवाइडेड बाय समीशन एन, एन 16 ये रहा, ठीक है, आंसर आ गया। अब दूसरा बी क्या है, ये बी समीशन ऑफ एक्स है, ये चेक करो बी समीशन, ये बी पर क्लिक किया बेटा, ये बी जो है ना आपके पास समीशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी पर मैंने क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स, ब्रैकेट जरूर लगा देना, सॉरी। पहले आपने क्या करना है बेटा, बी मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये लगाया, बी मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय एन, एन की जगह पे 16 आ जाएगा, क्लिक किया, आंसर आ गया। अब ए निकालना है, इज इक्वल टू पहला वाला सेल माइनस दूसरा वाला सेल, ये माइनस हो रहा है ना, आंसर ये आपके पास एक आंसर आ गया, -7221, माइनस में आ रहा है कोई बात नहीं, खैर हो गई, जो भी आ रहा आंसर आने दो, ये तुम्हारा ए का आंसर आ गया। अब मेरा बेटा तेरे पास ए भी है, बी भी है, एक्स भी है ऑलरेडी, एक्स ये रहा ना 114, तो 5 नंबर की रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी सॉल्व हो गई, ठीक है, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी सॉल्व हो गई। तो यानी कि बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो एक्स है आपके पास, एक्स कितना है 114, ब्रैकेट में मैंने लिखा फॉर क्वार्टर 4 ऑफ 20x6, ठीक है। अब ये देखो तीन चीजें मेरे पास है, मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये रहा y, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करो, इज इक्वल टू ए क्या है, ये रहा, माइनस में ना, जाने दो, छोड़ दो, तुमको कुछ भी नहीं करना है, प्लस की साइन दबाओ, ब्रैकेट ओपन करो, b क्या है, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय x क्या है 114, ब्रैकेट क्लोज, आंसर 26515, 26515, इसने राउंड ऑफ करने को कहा है ना, इसने राउंड ऑफ करने को कहा है सवाल में, राउंड ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा अपनी आसानी के लिए कि जो y है ना आपके पास है 26515 डेज, 26515 डेज, स्टाफ डेज, ठीक है बेटा, ये हमारे पास का आंसर आ गया। ये बेटा यहाँ पर मैंने इसको कलर भी कर देता हूँ, ये 26515 स्टाफ डेज आपके पास आंसर आ गया राउंड ऑफ करके। ये आपके पास पार्ट ए का पार्ट 1 का आंसर था, बिलीव मी कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल ना, आपने सबसे पहले इस किस्म के सवाल में ये पता लगाना है एक्स क्या है वाई क्या है। एक्स है आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स, जितने इवेंट्स होंगे उतने स्टाफ हम लोग भेजेंगे, तो इतने स्टाफ की जरूरत है,
सही है बेटा, ये हो गया आपके पास पार्ट वन का आंसर। तो एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं ये समझता हूँ दूर ये हुई है कि हमें फॉर्मूलाज कैसे प्लेस करने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया या कर रहे होंगे। जी बेटा, यहां तक कहानी आपके पास आई होप जो है ना ये आपके पास क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपने अपने आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है, किस तरीके से आपने अपने आंसर को जो है ना वो फ्रेम करना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ टू फ्रेम अप योर आंसर। ठीक है बेटा, अब आ जाए नंबर टू, पार्ट ए का पार्ट टू। अज्यूम दैट योर आंसर टू पार्ट ए गिव यू 30,000 एक्सपेक्टेड डेज। वैसे हमारा जो पार्ट ए का आंसर था वो तो इधर फिनिश हो गया, ये पार्ट ए का पार्ट वन था ना। अब हम जा रहे हैं बेटा प्यारे बच्चों पार्ट टू की तरफ। पार्ट ए का पार्ट टू, ठीक है। अब देखते हैं यार ये हम सभी क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं अज्यूम कर लो कि अब आपका 30,000 स्टाफ डेज है, यानी कि एक्स को अज्यूम करना है 30,000 है। बेस्ड ऑन दिस फिगर कैलकुलेट वेन शॉप फोरकास्ट रेवेन्यू, स्टाफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू लेस स्टाफ कॉस्ट फॉर क्वार्टर फोर। यानी कि सो कॉल्ड एक चुन्नी मुन्नी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, चुन्नी मुन्नी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्योंकि देखो ना, रेवेन्यू, स्टाफ कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट, 4 नंबर की चुन्नी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कौन सी? खुद से बोलना, चुन्नी सी इनकम स्टेटमेंट। अब एक काम ये करो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक दो पैराग्राफ बोलता हूं, वो आप जरा रीड कीजिएगा। आप बच्चे एक काम करो, यहां से, एक सेकंड, यहां से लेकर ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया ना, इसको एक दफा बेटा रीड करो। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे बेटा लेक्चर्स में, एक काम करें, वीडियो को पॉज करो और इसको रीड करो, इन 3 पैराग्राफ्स को। इन 3 पैराग्राफ्स को बेटा आपने जरा रीड करना है वीडियो को पॉज करके। डू इट नाउ। चलो प्यारे बच्चों, मैं अब अज्यूम करो कि आपने इसको रीड कर लिया इन पैराग्राफ्स को, ठीक है बेटा। अब आपको इनकम देखो, अब आपने अज्यूम करना है कि स्टाफ डेज आपके वाले ये जो ऊपर था ना, ये 26515, ये नहीं है, ये नहीं है। पार्ट बी में इसने चेंज कर दिया, पार्ट बी में इसने चेंज कर दिया। यानी कि बेटा अब पार्ट बी में जो है, पार्ट बी में सबसे पहला पॉइंट तो मैं स्टाफ डेज बोलूंगा कितने, 30,000। ये पार्ट बी की रिक्वायरमेंट, मतलब पार्ट ए के पार्ट टू की रिक्वायरमेंट है, राइट। अच्छा बेटा, ये 30,000 स्टाफ डेज हो गए। अब आपको यहां पर सबसे पहले मैंने डॉलर की साइन लगा दी ताकि आपको पता चले कि अब नीचे की जो भी फिगर्स आ रही है वो डॉलर्स की आ रही हैं। अब ऊपर यहां पर बेटा मैं एक चीज आपको बताता चलूं, ठीक है। और अच्छा ये बेटा जरा सबसे पहले नोट पढ़िएगा, ये नोट पढ़े जरा। आई स्टाफ डे constitute one member of temporary staff being provided to a client for 1 day, ठीक है। being provided to a client कितना बेटा, फॉर 1 day, एक दिन के लिए आपको प्रोवाइड करना है एक स्टाफ को, ठीक है। अब बेटा यहां से मैं एक दफा रीड कर रहा हूं कि कोई इंफॉर्मेशन हमसे रह नहीं जाए। ये हॉस्पिटैलिटी डिमांड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस व्हेन शॉप टू सप्लाई फॉर इट्स स्टाफ इवेंट्स, एज सच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, ठीक है। there is instance competition, sorry, intense competition between जो भी है, all agencies charge similar rates for the staff they provide and there is a little scope for any agency to increase the price. When shop average charge out rate for its staff was 16 per hour and the rate is expected to remain unchanged in 2006। बेटा एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, इस लाइन को प्लीज जरा पढ़े क्या लिखा है। बेटा इस लाइन को जरा प्लीज पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें।
ये 16 क्या है आपके पास? वेन शॉप एवरेज चार्ज आउट रेट फॉर इट्स स्टाफ। चार्ज आउट रेट का मतलब होता है एक बंदा जब मैं आपके पास भेजूंगा, मैं ये वेन शॉप हूं, मतलब एक एचआर एजेंसी हूं, और आपके यहाँ पे कोई इवेंट है, स्टेडियम में कोई इवेंट है, कुछ भी है, क्रिकेट वगैरह, मैं अपना एक स्टाफ भेजूंगा, उसका 16 आवर चार्ज करूंगा, यानी कि ये मेरे लिए रेवेन्यू है। ये मेरे लिए क्या बेटा? रेवेन्यू है, सही है। मतलब ये आपके पास रेवेन्यू है, और स्टाफ को मैंने पे करना है 11.25, यानी कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने आपके स्टेडियम में भेजा, जो भी मैच वगैरह है, एक एम्प्लॉय जाएगा, आपसे मैं $16 लूंगा उसके 1 घंटे के पर आवर के, यानी कि ये कंपनी के मेरे लिए देखो तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस है। और फिर जब स्टाफ को मैंने पैसे देने, वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है बेटा, स्टाफ को मैंने पैसे देने, वो एक अलग स्टोरी है। और एक तो बेटा आपके पास ये वाली चीज हो गई है। दूसरा जरा इधर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? When shop pays staff on average they work for 8 hours per day per event। 8 घंटे के लिए मैं अपना एक बंदा आपके पास भेजता हूं। ठीक है बेटा, अब जरा गौर कीजिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले तो बेटा रेवेन्यू लिखना मैंने यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू। जो मेरे पास सेल रेवेन्यू आएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेल रेवेन्यू में कैसे निकाल रहा हूं, सेल रेवेन्यू बेस कर रहा है कैसे, ध्यान से सुनो। इज इक्वल टू की साइन दबा रहा हूं, इज इक्वल टू की साइन दबा दी मैंने। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कितने स्टाफ डेज हैं? 30 स्टाफ डेज पे मैंने क्लिक किया, 30 स्टाफ डेज, एक दिन में 8 घंटे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, एक दिन में 8 घंटे, ये लिखा ना 8 आवर्स पर डे पर इवेंट। और ऐसे 30,000 जो है वो स्टाफ डेज है, 30,000 स्टाफ डेज, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 8, मल्टीप्लाई बाय 16। 16 क्या है बेटा? मेरे लिए इनकम है, एंटर के आंसर आ गया 3840, ये मेरे लिए सेल रेवेन्यू हो गई है, राइट। अच्छा, सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है इसने, इसने बोला फोरकास्ट रेवेन्यू, स्टाफ कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब स्टाफ कॉस्ट पे आ जाते हैं। स्टाफ को मैं कितने पैसे दे रहा हूं? वेन शॉप पेज इज स्टाफ 11.25 पर आवर। अरे वेरी सिंपल यार। अब देखो स्टाफ कॉस्ट कितनी मैं लिख रहा हूं यहां पे, स्टाफ कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000 स्टाफ डेज, ये लफ्ज लिखा हुआ है स्टाफ डेज, स्टाफ डेज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे एक दिन में, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 11.25, ये मेरी स्टाफ कॉस्ट है। प्रेस एंटर, आंसर बेहतरीन हो गया। क्या हो गया? बेहतरीन। जरा सारे बच्चे बेटा खुद ही बोलो, बेहतरीन हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर ओनली पेड फॉर द आवर्स दे वर्क बाय लॉ। बाय लॉ staff agency also have to make additional contribution directly to the government at a rate of 10% on the amount they pay to the staff। बेटा एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या चीज है? गवर्नमेंट को भी आपने पेमेंट करनी है 10%। अच्छा, गवर्नमेंट को पेमेंट क्या? अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है, वो जैसे आपने बेसिक्स में MA1 वगैरह में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ एक परसेंटेज गवर्नमेंट को जाता है, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास एम्प्लॉयज हो, तो आपके नाम से मैंने कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में जमा करनी, जब आप रिटायर हो जाओगे तो वो पैसा आपको, वो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का जो मिलता है, समथिंग लाइक दैट। अब कितना है? 10% टू द स्टाफ, यानी कि बेटा सीधी सी बात ये है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कितना है? आसान लैंग्वेज में बोलूं, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज, जितना स्टाफ को पे कर रहे हो 10%, मैं स्टाफ को कितना पे कर रहा हूं, ये रहा 270, फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1। 10% का मतलब होता है 0.1, 10% मीन 0.1, ये क्या आंसर आ गया? 2700। दैट्स इट, फाइन। अब सीधा सीधे सी बात है बेटा, अब आप निकालो ग्रॉस प्रॉफिट और 4 नंबर लो और फिनिश करो। इज इक्वल टू सेल्स माइनस स्टाफ कॉस्ट माइनस एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट। प्रेस एंटर, आंसर 870,000। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया।
4 नंबर, वेरी इजी सी रिक्वायरमेंट। मजे की बात, इसका ताल्लुक ऊपर वाली रिक्वायरमेंट से था ही नहीं। ठीक है बेटा। आप चाहे तो बच्चे उसको कॉपी कर सकते हैं, मैंने आपको जो चीज सिखाई, देखो ऊपर सेल भी आपको नजर आ रहा है। तो और स्प्रेडशीट का असूल है कि जो जो आपके पास चीजें फिगर सेल में नजर आती है उसको आपने सेल से ही कनेक्ट करके लिखना होता है, सही है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। चले जी बेटा, बहुत मुबारक हो, हमने ये 2 रिक्वायरमेंट जो है ना वो जरा सॉल्व कर लिए। एक 5 नंबर की और एक 4 नंबर की। देखो अब पता है क्या होता है, बाज ना बच्चों के माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सर को 1 घंटा लग रहा है। अरे सर जो है ना आपका ये टीचर, आपको जहन में रखते हुए डायलॉग बाजी बना के बार बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं अकेला सॉल्व करने बैठूं, आपको पता है ये लो, ये कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आंसर रखा हुआ था 870 का। खैर यहाँ पे आपको नजर तो नहीं आएगा, 870 मैंने करके रखा था 1 सेकंड में। तो अगर एक चीज मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैंने तो 10 मिनट में सॉल्व कर लेनी है, ठीक है ना। और एक चीज अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करनी है तो बच्चों को दिमाग में रखते हुए मैं आपको कॉपी करने का टाइम देता हूँ, आपको बच्चों की तरह लिख रहा हूँ। तो इसलिए टीचर को टाइम लगता है समझाने में। आप जब अकेले बैठ के करोगे तो वो जल्दी हो जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड द प्रैक्टिस। चल बेटा, अब ये हुआ आपके पास कहानी। हाँ बच्चे, बच्चे बिल्कुल बोलते हैं सर हम तो क्लास में 1 घंटे में कर रहे हैं, पेपर में कैसे करेंगे, उधर ही रोना धोना शुरू। सर पेपर में कैसे होगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एटलीस्ट अपने बारे में अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चल बेटा, अब आ जाओ पार्ट ए का पार्ट 3। ये बेटा 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं, चेक करो, ओनली फॉर 2 मार्क्स। लेकिन रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लो क्या, ये आर क्या चीज है। अच्छा उसके लिए ना, उसके लिए एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ना आपको मैं 2 मिनट दो मुझे, मैं आपको आर का पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं क्या चीज है। बच्चों से ये भी नहीं निकल रहा होगा, मुझे पता है ना, तभी तो बच्चे हैं यार अब लोग, और आपको बच्चों वाले तरीके से तो समझाने के लिए रखा है मुझे। अब जरा चेक करो, आर क्या है। आर है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब होता है बेटा, एक मैं आपको बात बताऊं, एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों में रिलेशन तो है, इन दोनों में रिलेशन तो है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मोहब्बत का रिश्ता, नेगेटिव नफरत का रिश्ता। अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव का मतलब ये होता है एक्स बढ़ेगा ना तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स हाँ बोलेगा वाई भी हाँ बोलेगा। और एक होता है नेगेटिव, एक क्या होता है बेटा नेगेटिव, एक्स हाँ बोलेगा वाई ना बोलेगा, एक्स हाँ बोलेगा वाई ना बोलेगा, एक्स बोलेगा ये अच्छा है वाई बोलेगा नहीं बुरा है, वो इनवर्स रिलेशन कहलाता है। लेकिन हमारे पास इस सवाल में, इन दिस क्वेश्चन, एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन की निशानी क्या है मैं आपको बताऊं बेटा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रिलेशन की जो निशानी है कि जो आपके पास आर है ना, आर, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, यहाँ का सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ का सब कुछ नेगेटिव है सॉरी। तो अगर 0 से ऊपर, 1 से पहले पहले जो कुछ आता है वो सब पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट नाउ, कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से है। हाँ अब जो है ना यहाँ पर एक थोड़ी सी स्टूडेंट के एंगल से बोलूं तो चैलेंज है, स्टूडेंट के एंगल से, मेरे एंगल से नहीं, मुझे तो आता है, मेरे तो इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। बच्चों के लिए, आपके लिए आर का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, घबराना नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना, 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, पहले समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूले में 2 मिनट में आ जाएगी चीजें। एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं देखे हुए सोच रहे हो सर आपने तो धड़ 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 लिख दिया। यार मेरा तो काम ही यही है दिन रात का, तो मुझे तो याद होना ही है। तो आप लोग जो है ना उसको बस याद रखें फॉर्मूले को जो भी है। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है ना वो वहां पे कॉपी करो। अब सवाल आएगा सर अंडर रूट कैसे लगाएंगे? सॉरी अंडर रूट सर कैसे लगाएंगे? तो अंडर रूट का भी एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा इस फॉर्मूले को जरा कॉपी करें सारे स्टूडेंट्स। शुक्र है, सॉरी। अच्छा बेटा ये हो गया आपके पास फॉर्मूला हो गया ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ बेटे, फॉर्मूला आपके पास है, देखो मैंने ये अपना ये साथ साथ नोटिंग का काम इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते रहे। और ये हो गया बेटा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ और इसको स्प्रेड कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ पार्ट बी पे। यहाँ पर बेटा मैंने लिखा पार्ट ए का पार्ट 3 है ना ये। ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अरे मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानियां क्यों कर रहा हूँ, ये लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने सॉरी, यहां से मैंने उठाया सवाल से, कंट्रोल सी किया। अच्छा यहाँ से नहीं होगा, कंट्रोल मैंने यहाँ पे कर दिया, कोरिलेशन। और ये बेटा ये भी हमने निकालना है। अब आर का बेटा फॉर्मूला लिखना है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा आर, और यह सेल डी है जो ना, ये सेल डी, यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, सेल डी में यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास ये रहा, एन समीशन ऑफ एक्स वाई, यहां से उठाया, कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, माइनस एक्स समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन ऑफ एक्स, और ये हो गया बेटा आपके पास समीशन ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप चेक करो नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इसको स्प्रेडशीट पे सॉल्व करोगे ना, तो ये जो अंडर रूट होता है ये हो जाता है 0.5। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाता है बेटा अंडर रूट करके 0.5, लेकिन पावर में, मतलब अंडर रूट की जगह पर आप सबको पावर में 0.5 लिखोगे, यू विल गेट योर आंसर। सही है, कैसे मैं आपको भी बताता हूं। इस पर फोकस कीजिएगा प्लीज, ओनली फोकस ऑन दिस। मैंने क्या डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन किया, ये लिखना है, ये सारी चीजें जितना हाईलाइट किया हुआ है, एन। ठीक है, एन के बाद क्या है बेटा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहीं से उठा के लिख लेता हूं यार, ये ना समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है माइनस छोटा सा ब्रैकेट समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये उठा है समीशन ऑफ एक्स होल इसका स्क्वायर। शिफ्ट दबा के 6 की प्रेस करूंगा, पावर आ जाएगी 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब इस पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, इसको कम करने के लिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, अब ये वाला जो हिस्सा बेटा आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा, वो ये है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बड़ा ब्रैकेट में यहां पर लगा रहा हूं, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा इससे। अब ये वाला ब्रैकेट बेटा लिखना है, सही है, ध्यान में रखिएगा, ये वाला ब्रैकेट मैंने लिखना है। मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाया, एन समेशन ऑफ वाई, एन की जगह एन लिखा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, उठा के यहां पर मैंने पेस्ट किया, माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, समेशन ऑफ वाई, ब्रैकेट क्लोज किया, पावर लगा के स्क्वायर लगा दिया, पावर स्क्वायर टू, मतलब इसकी पावर टू हो गई है। इसके बाद मैंने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला ब्रैकेट आपके पास बंद हो गया, सही है। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट और लगाऊंगा, और इस बड़े से ब्रैकेट के बाद, इस बड़े से ब्रैकेट के बाद, इस बड़े से ब्रैकेट के बाद मैं पावर लगा के 0.5 कर दूंगा। इसका मतलब पता है क्या बना जी, इसका मतलब ये बना खवातीन हज़रात, ये अंडर रूट को शो कर रहा है। अब आप अंडर रूट तो ले नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है ना, अब आप अंडर रूट तो ले नहीं सकते, अंडर रूट को शो कर रहा है। तो ये पहला बार में आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है। एक बार आप चाहें तो इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, ये रहा, आप चाहे इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, और जो आपके रजिस्टर में फॉर्मूला लिखा उसके साथ मैच कर लो। एक चीज का ध्यान रखना प्लीज, और वो है ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा। और मैं आपको बच्चों वाले तरीके से कराऊंगा भाई, मैं एक ही सेल में सारी चीजें नहीं लिख रहा, उससे तुमने कंफ्यूज होना है। मैं पहले ऊपर वाला सॉल्व कराऊंगा, नीचे वाला सॉल्व कराऊंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा, यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल। बस ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, तस्वीर खींच लो इसकी। सही है बेटा, ये हो गया आपके पास, ये चीजें। अब आपने क्या कहानी करनी है मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ बच्चों, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला आ गया बेटा यहाँ पे। ये स्प्रेडशीट में जैसा भी जा रहा है ना आपके पास, को जाने दो चीजों को। आ गया फॉर्मूला, ये रहा बेटा आपके पास फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, ऊपर वाली फिगर निकालनी है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं सबसे पहले यहां पर ऊपर वाली फिगर निकाल लेता हूं। आई मीन टू से मैं सबसे पहले इससे सॉल्व कर रहा हूं, सही है। यहां पर मैंने लिखा बेटा इज इक्वल टू एन, एन क्या है 16, लेकिन ऊपर जाऊंगा, सॉरी ऊपर जाऊंगा, और यहां पर एन 16 लूंगा, सही है। आपको सेल को लिंक तो करना लाजमी है। अगर तुम्हें ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, ऊपर वाले सेल्स को ना एक दफा उठा के ना आप नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। अपना काम इजी करो, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने में टाइम लगता है। इधर इसको उठाओ, ये ऊपर से उठाया था ना ये, इन सबको कंट्रोल सी करो, नीचे आ जाओ, इधर कहीं साइड पे इसको कंट्रोल वी कर दो, सही है। अब इजी हो गया, अब फॉर्मूला पिक करना आपको जरा इजी हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से लिखना है तो लिख दो, ठीक है, ये मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ पर कर दिया।
यहाँ कर देता हूँ, ये ना, यहाँ कर दिया सही। चलो बेटा, अब आप चेक करो ये एन क्या है बेटा आपके पास, इज इक्वल टू एन। एन कितना है, एन पर गए, 16 पर आपने क्लिक किया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप आए, इज इक्वल टू एन, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, एन मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई बेटा आपने करना है किसके साथ, ये रहा ई एक्स वाई के साथ, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। अब एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट, और साथ साथ ऑब्जर्व करते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। इसके ऊपर ना जरा पहले ब्रैकेट लगा दो, ये एन ई एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ई एक्स ई वाई, माइनस ब्रैकेट ओपन, ई एक्स मतलब समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई, ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आया जो है ना बेटा, ये ऊपर वाली इस फिगर का आंसर आ गया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूं, ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, जो कि मेरा मकसद भी होता है कि मैं ऐसा सिखाऊं कि आप सिचुएशंस हैंडल करो। ठीक है बेटा, अब आप नीचे आ जाओ, नीचे वाली फिगर को क्या करना है, ये और ये मल्टीप्लाई होंगी, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के वो लगाना है, पावर लगाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो एक काम करो बेटा, मैं सबसे पहले ये सारी फिगर्स लिख रहा हूं, ये क्या है, एन मतलब 16, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आप नीचे देखो, इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा 199615, क्लिक किया, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट लगा देना, जहां जहां पर चीजें आती है ना बेटा ब्रैकेट लगाया जाता है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, एन मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ये हो गया है, अब ये करने जा रहा हूं, माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, अब ई एक्स लिखना है, ये रहा ई एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर लगानी है, शिफ्ट का बटन दबा के 6 पावर 2। अब तक जो हुआ है ना बेटा, अब तक ये हो चुका है, पावर 2 हो गया, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और एक शुरू में जाके यहाँ पर भी एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। ये जो कुछ लिखा है ना, ये वो ये लिखा है अभी तक, सही। अगर मैं इसको भी एंटर ही कर दूं तो ये आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर आऊंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक ब्रैकेट एक और ब्रैकेट, एन ई वाई स्क्वायर, एन की जगह पे 16 लिखा, मल्टीप्लाई बाय ई वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई वाई और इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, ई वाई और इसका शिफ्ट दबा के स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, लेकिन अब मुझे अंडर रूट चाहिए, तो अंडर रूट के लिए क्या करूंगा, यहां पर एक आखिर में ब्रैकेट एक और लगाया, शुरू में एक और ब्रैकेट लगाया, अब अंडर रूट की जगह इन सब के ऊपर मैंने लगाना है ये पावर 0.5, ये खत्म कर देगा आपके अंडर रूट को, ठीक है, इसको खत्म कर देगा बेटा आपके अंडर रूट को, इट विल फिनिश आउट, एंटर के आंसर आ गया। अब ये ऊपर वाली फिगर है, नीचे वाली फिगर है, आर क्या है बेटा आपके पास, ये रहा आर, इज इक्वल टू ऊपर वाली फिगर डिवाइडेड बाय नीचे वाली फिगर, 0.8, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये आर का आंसर आ गया 0.8, आर का आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास 0.8।
बेटा ये फॉर्मूलाज ऊपर लिखे हुए, ये सारी चीजें लिखी हुई है, सही। तो आर का आंसर आ गया आपके पास 0.8। इसका मतलब क्या बना बेटा, कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बेटा ये आपके पास आर का आंसर आ गया 0.8, और जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि आर का आंसर यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। सो दैट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन, सही है। ये आर का हमारे पास आंसर आ गया। अंडर रूट को खत्म करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये हमने 2 नंबर भी मिल गए यहाँ पे, सही है। तो 5, 4 और 2। अब ये तो हो गया बेटा पार्ट ए की रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं पार्ट बी। नेक्स्ट करेंगे पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी थ्योरी है 6 और 3 9 नंबर। सबसे पहला पॉइंट तो लिखा है, ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। बेटे मेरे प्यारे मोसेस बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके पास पार्ट बी, लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है बेटा, पार्ट बी लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। एक बात बताओ, मार्किंग स्कीम के लिहाज से 3 नंबर है, तो आपको 3 लिमिटेशन लिखनी है, चौथी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 और सिंपल है। आप यहां पर आए, ये नंबरिंग मत डाला करें, बुलेट पॉइंट्स यूज किया करें। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस की बेटा आपके पास लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितनी भी फोरकास्टिंग है, चाहे वो टाइम सीरीज हो, चाहे वो हाई लो मेथड हो, चाहे वो रिग्रेशन एनालिसिस हो, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज क्या है, इनका कॉन्सेप्ट ये है लिमिट। अच्छा सबसे पहले तो ये समझे लिमिटेशन क्या है। सॉरी बेटा, लिमिटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पे आपकी मजबूरी शो हो रही होती है। लिमिटेशन का मतलब नुकसान नहीं होता है बेटा, लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर आने के बाद कोई सवाल नहीं है। मिसाल, ये जितनी भी फोरकास्टिंग है, जितनी भी फोरकास्टिंग, चाहे वो हाइलो मेथड है, चाहे रिग्रेशन है, चाहे वो टाइम सीरीज एनालिसिस है, कुछ भी है बेटा, ये सब की सब डिपेंड कर रही होती है पास्ट डेटा के ऊपर। किसके ऊपर? पास्ट डेटा के ऊपर। अब आप मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल ये 2000 कब का है? 2024 का सवाल है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 2024 को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 2024 में मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं 2020 में तो ये हुआ था। अरे भाई 2020 में कोविड था, उधर हालात डिफरेंट है, आज हालात डिफरेंट है, फ्यूचर के हालात डिफरेंट है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके पास लिमिटेशन है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन वो ये होती है कि ये सारी चीजें, ये सारी रिग्रेशन एनालिसिस बेस करती है फ्रॉम द डेटा ऑब्जर्व इन द पास्ट। तो जो माजी में हुआ है वो फ्यूचर में हो, ये सोच के हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर कल तो ये हुआ था। अबे भाई वो कल हुआ था, आने वाले को प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो आपने माजी में डेटा प्रेडिक्ट किया है फ्यूचर में भी आपके पास वही चीज हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी आपके पास फोरकास्टिंग है ना बेटा, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन, एंड इट मे और इट मे नॉट बी। मुझे नहीं पता, जो माजी में हुआ हो सकता है वही रिपीट हो जाए, हो सकता है ना हो। अबे भाई यही तो लिमिटेशन है, यही तो इस चीज की क्या है, सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है कि ये जो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस है ना बेटा, ये पास ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये ये इंडिकेटर तो अच्छा है, सिंपल है, सिंपल सिंपलिस्टिक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में क्या हो सकता है? क्या फ्यूचर में ऐसा ही हो? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हो सकता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है ना भी हो, फिर क्या कर लोगे? मैं कह रहा हूं, अच्छा ये इससे जोड़ते हैं, ये क्या है? स्टेडियम पे, स्टेडियम वेन्यूज है ना। अब मैं कह रहा हूं नहीं, पिछले साल तो हमारे, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में हमारे स्टेडियम में 6 मैच हुए थे। क्या जरूरी है अगले साल भी 6 हो सकता है एक भी नहीं हो। तो ये आपने केस से भी रिलेट करना है ना थोड़ा बहुत। तो इट ऑल द थिंग्स, इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। बेटा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रापोलेशन क्या चीज होती है? एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि आप एक सेट ऑफ डेटा स्टडी करते हो, पास के 16 महीने स्टडी किए और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। मतलब एक छोटा डेटा ऑब्जर्व किया, अगले बड़े पीरियड पे इसको फैला रहे हो, फैला रहे हो। तो एक्स्ट्रापोलेशन गलत हो सकती है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्स्ट्रापोलेट करना कहते हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द observation of data that had happened in the past, and it may not be continue in the
future as in future situations might be different like मिसाल बेटा केस से थोड़ा जोड़ो, थोड़ा जोड़ करो केस के साथ, तारों को केस से मिलाओ। हो सकता है अच्छा अब एक मिनट, ये स्टेडियम है ना, ये स्टेडियम वालों के पास एम्प्लॉयज किधर से आते हैं? हमसे लेते हैं। क्या पता अगली दफा स्टेडियम वाले बोले नहीं, ये इस एजेंसी से एम्प्लॉयज नहीं लेने, हम अपने एम्प्लॉय परमानेंट तौर पे भर्ती करेंगे। और मैं इधर फोरकास्टिंग करके बैठा हूं कि फलाने स्टेडियम में मैच होगा, मैंने 50 एम्प्लॉयज तैयार करके रखे, भेजूंगा। पता लगा गेम ही चेंज हो गई, गेम पूरी रिवर्स हो गई, उन्होंने अपने एम्प्लॉय कहीं और से भर्ती कर लिए, तो मेरी तो फोरकास्टिंग गई। ठीक है ना? सो इट में बी द पॉइंट लाइक, आप एक लिख सकते हो लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, लाइक स्टेडियम्स, स्टेडियम में कंसीडर टू अपॉइंट देयर ओन permanent staff rather than outsourcing to us, outsourcing to anyone, बस that's it, enough, इतना ज्यादा नहीं बेटा। ये एक नंबर के लिए वैसे ये भी बहुत है, लेकिन पता है क्या है आपको पता है बेटा, जब मैं थ्योरी लिखाने पे आता हूं तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि आपको एग्जामिनर के स्टैंडर्ड पे पहुंचा दूं, थोड़ा सा ऊपर, पेपर में थोड़ा सा नीचे भी हो जाएगा ना तो पास हो जाते हो। बच्चे बोलते सर आपका आंसर इतना बड़ा है, ओ भाई आंसर बड़ा नहीं है, मैं आपको बड़े के लिए तैयार कर रहा हूँ। सही है ना? जब वो तीर अंदेज वो निशाना भी लगाते हैं ना डार्ट में, तो वो भी थोड़ा सा ऊपर का सोचते हैं, ग्रेविटी से आप थोड़ा सा कम फिर नीचे निशाने पे लगता है। तो हमेशा जो टारगेट है ना उससे ऊपर सोचा करो, थोड़ा नीचे भी गिर जाओगे ना तो आप सेफ हैंड पे रहोगे। सो दैट्स द पॉइंट। तो एक तो हो गया आपके पास क्या लिमिटेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास एक लिमिटेशन ये होगी कि आपके पास ये चीजें गलत हो सकती है, ठीक है, पास डेटा जो इट मे नॉट बी चीजें, ठीक है, आपके पास सही नहीं हो सकती है। अच्छा एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, ये जो है ना बेटा आपके पास दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई। मिसाल के तौर पर स्टेडियम में इवेंट होंगे तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। अरे थर्ड फैक्टर भी तो हो सकता है, फोर्थ फैक्टर भी हो सकता है, पता है कैसे? मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल झगड़े चल रहे हैं, कहीं आपके पास सड़क बंद हो रही है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ये वेरिएबल तो इग्नोर कर दिया, सिर्फ दो, एक्स और वाई। यानी कि ये एक्स एंड वाई के पीछे पड़ा हुआ है। ओ भाई आपके पास फोरकास्टिंग में क्या ये दो इवेंट्स ही हैं, इवेंट्स होंगे तो स्टाफ जाएंगे। अरे भाई मुल्क में बारिश हो गई तेज, इवेंट भी है स्टाफ भी है, बारिश हो गई, ये तो कंसीडर में नहीं किया तुमने, हड़ताल हो गई ये तो कंसीडर नहीं किया, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई ये तो कंसीडर नहीं किया, इलेक्शन हो गया कंसीडर नहीं किया बेटा। अच्छा उस दिन तपती भी गर्मी पड़ गई, मैच विड्रॉ हो गया, ये तो कंसीडर कोई नहीं किया। तो इसका मतलब रिग्रेशन एनालिसिस दो फैक्टर के पीछे हाथ धो के पड़ा होता है, दो लोगों के पीछे एक्स और वाई। अबे तीसरा चौथा कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर भी तो आप जरा ध्यान दो। तो ये आपके पास क्या है ना, सिर्फ दो फैक्टर कंसीडर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इस केस की बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे ना आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स कंसीडर हो रहे हैं। क्या रहे बेटा? दो फैक्टर कंसीडर हो सकता है बेटा आपके पास चेंज में कोई अदर फैक्टर भी हो, लाइक अगर स्टेडियम है तो मैं वेदर कंडीशन क्या देता हूँ, वो तो इसने कंसीडर कोई नहीं करना। तो एक पॉइंट क्या है बेटा, इट ओनली कंसीडर्स, इट ओनली कंसीडर्स इट ओनली क्या कंसीडर्स two variables and other variables are ignored, which may also affect the forecasting. Also affect the forecasting. Like यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास ये स्टेडियम इवेंट्स एंड स्टाफ, जैसे ऊपर आपने क्या चीजें कंसीडर की थी बेटा एक्स और वाई के अंदर, लाइक number of events and staff days are considered, but other factors may also influence, like weather condition, कंट्री के कुछ हालात, कुछ भी उठा के लिख दो, other factors which are
बीइंग इग्नोर्ड। ठीक है बेटा, ये आपने उठा के यहां पर लिख देंगे। ये फैक्टर्स जो है ना बेटा आपके पास उठा के लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, दो लिमिटेशंस आपके पास इस तरीके से लिखोगे ना, यहाँ पर आपके पास पूरे नंबर लिखने के जो है ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी ना लीनियर रिग्रेशन की एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन, बहुत बड़ी लिमिटेशन, और वो पहले मैं आपको समझाता हूं। बेटा एक टर्मिनोलॉजी होती है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफ में स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ग्राफ में क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा। इस ताल्लुक को कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब होता पता है क्या है? ये जो रिग्रेशन है ना, ये अज्यूम करता है कि एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन। अज्यूम, एक होता है अज्यूम, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अज्यूम करो, मैं हारिस हनीफ टीचर अज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो साथ साथ अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करके एसी से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोला है। हारिस, ये तो तेरी अजम्पशन है, हो सकता है कोई बच्चा मोबाइल यूं करके लेट के देख रहा हो सकता है ना, तो हो सकता है मेरी अजम्पशन गलत है। तो ये क्या है? अजम्पशन की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन ऐसे तो आई होप से कोई भी नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं यार मुझे टॉपिक आता है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, लेकिन हारिस हनीफ अज्यूम कर रहे हैं कि भाईजान बच्चे जो है ना वो ये ओपन करके इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये अज्यूम करता है लीनियर रिलेशन। ठीक है ना, लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन, और इसको प्यार से लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। इसको प्यार से क्या कहते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है बेटा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो भाईजान ये लीनियर रिलेशन अज्यूम करता है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इन रियल इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं हो सकता। हारिस हनीफ आप अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे साथ साथ स्प्रेडशीट पे कॉपी कर रहे हैं, ये इसी से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है कुछ बच्चे नॉर्मल एक्सेल पे कर रहे हो, है ना, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अजम्पशन और रियलिटी में हमेशा से लिमिटेशन है। तो आप लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करो, आप सिंपल जो है ना बेटा, आपने क्या लिखना है कि इट अज्यूम्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड इन रियल इन रियल, इनके जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ना हो। ठीक है ना, नजर आ रहा है लेकिन हो सकता है ना हो। द रिलेशनशिप बिटवीन देम माइट नॉट बी लीनियर। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गए तीन लिमिटेशन, मैंने तीन ही बता दिए, दैट्स पर्टिकुलरली फाइन। बेटा जिन्होंने कॉपी नहीं किया, अच्छा देखो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका केस से ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने केस से कनेक्ट करके सवाल में एक ब्यूटी ऐड हो जाती है आपके आंसर में। बेटा किसी को कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कॉपी करें। चलो बेटा अब आ जाए 6 नंबर के लिए पार्ट सी। ठीक है बेटा, 6 नंबर के लिए पार्ट सी पर आ जाते हैं। और यहाँ पर बेटा मैं थोड़ा सा इसको अब ये करते हुए यहाँ पर आ जाता हूँ पार्ट सी पे। बेटा बहुत ज्यादा हाई लेवल अटेंशन से सुनना, और बड़े मजे की बेटा मैं आपको बात बताऊं, ये जो पार्ट सी है ना इसका ताल्लुक पढ़ाई से है ही नहीं, ये आपका कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस करने का मतलब पता है क्या होता है? डिस्कस करने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे मोजेस बच्चों, आप इशू को डिस्कस करते हो। क्या करते हो? डिस्कस करते हो। इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी बताते हो तो नेगेटिव भी बताते हो, पर कोई फैसला नहीं करते। बट नो डिसीजन, बट नो डिसीजन। ठीक है, बट नो डिसीजन। ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करने। जैसे मैंने आपको बोला, एक बड़े इसी की डायरेक्ट मिसाल ले लेते हैं। इसने क्या बोला कि एक फैक्टर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू इंक्रीज द आवरली रेट फ्रॉम 11.25 टू 11.75, रेट बढ़ा रहे हैं, डिस्कस करो फैक्टर। एक तरफ बोलूंगा अरे मैंने अगर वर्कर की सैलरी बढ़ा दी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बोलना बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, फैसला नहीं देना, फैसला नहीं देना।
इसने बोला है डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको लंबी करके ना 3 पॉइंट्स लिखने हैं कम से कम एटलीस्ट। ये आपके पास 6 नंबर है, तो 6 नंबर का मतलब ये कि आपने इसको एटलीस्ट जो है ना वो आपने पॉइंट्स लिखने हैं। जितने भी पॉइंट्स बेटा इसमें आपको नजर आ रहे होंगे आपने पॉइंट्स उठा के लिख देने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपने उठा के लिख देने हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या फैक्टर्स होते होंगे। बेटा एक तो आपके पास फाइनेंशियल फैक्टर है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप रेट बढ़ाते हो 11.25 से 11.75 पे जाते हो, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल ऐसे दूं कि परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 11.25 माइनस 11.75, माइनस 11 पॉइंट क्या बेटा आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 11.25, तो आप 4% से अपनी कॉस्ट बढ़ा दोगे, 4.44 से अपनी कॉस्ट बढ़ा दोगे। और उसके साथ साथ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देना है ना, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन, वो भी आपके पास बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा, स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके पास, तो खुद सोचो क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे एक काम करो ना, एक काम करो, ये देखो मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ जहां पे हमने कैलकुलेशन की थी। अभी स्टाफ कॉस्ट कितनी आ रही है? 2700। और ये अगर स्टाफ कॉस्ट बढ़ती है, मिसाल ले लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, 2700 है, ठीक है ना, इसकी आपके पास 2700 है, रेट था 11.25, ऐसे अज्यूम कर रहा हूं 11.25 की जगह 11.75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30,000 दिन थे, मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू इसका 10%, ये कॉस्ट हो गई। और ये अपनी जगह पर लिख देते हैं 3840,000, 738 हो जाएगा बेटा प्रॉफिट। देखो सीधी सी बात, ये 738 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है ना, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपके रेट्स बढ़ गए, आपकी ये कॉस्ट बढ़ गई। तो आप चाहो तो ये न्यूमेरिकल फिगर से शो करके वहां पर आप लिख सकते हो कि भाई आपकी जो ये कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट आपके पास कम हो जाएगा, 870 से 738 पे पहुंच जाएगा प्रॉफिट। आप चाहो तो उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दो या किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करेंगे, बल्कि लिख ही लेंगे, मैं आपको लिख कर दे दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से लिख कर दे रहा हूँ, सबर कर। बेटा पार्ट सी, डिस्कशन ऑन whether or not to increase the pay। बेटा सबसे पहला पॉइंट, सॉरी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने अपनी कॉस्ट बढ़ाई, फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपने अपनी कॉस्ट बढ़ाई, तो सोचो कॉस्ट बढ़ाने से कंपनी का अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक तो फैक्टर ये है। दूसरा बेटा एक और फैक्टर क्या है? अच्छा फिर आगे क्या लिखा है बेटा? ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये है कि इफ द, अच्छा बेटा डिस्कशन है ना, तो तुमने कोई फैसला नहीं देना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर मैं अपनी स्टाफ कॉस्ट बढ़ा दूंगा 11.25 से 11.75 में, तो आपकी स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। सो हम ये क्या लिखेंगे? इफ, अच्छा डिस्कशन का मतलब होता है इफ, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो, बस आपने कोई फैसला नहीं देना, ठीक है। सो के इफ द स्टाफ कॉस्ट वुड इंक्रीज to $11.75 from $11.25, then it would increase the staff cost, ठीक है, इससे आपकी स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगी फ्रॉम, अच्छा पहले कितनी कॉस्ट थी वो मुझे यार फिगर्स याद है, मैं ऊपर पार्ट ए का रेफरेंस दे दूंगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11.25, फ्रॉम 2700, फ्रॉम 2700 टू कितने से बढ़ जाएगी? अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ पार्ट ए। बस डिस्कशन में इतनी लंबी नहीं करेगा, पूरा आपको बना के कुछ नहीं दिखाना, आपको नॉर्मल बेटा चीजें लिखनी है, सही है। जी जी, बेटा पार्ट ए टू कितने में बेटा इंक्रीज हो जाएगी?
30,000 multiplied by 11.75 multiplied by 8. 2820 to 2820,000 and also contribution payment to government would also increase to $282,000. ठीक है बेटा, and thus profit would be, प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, कितना था रेवेन्यू आपके पास, 16 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 3840 था। प्रॉफिट वुड बी 3840,000 माइनस, अच्छा मैं एक काम करो बेटा, ये 3 जीरोस हटा रहा हूँ, 3840 माइनस 2820 माइनस 282, and thus profit would be reduced to the amount, कितना बेटा प्रॉफिट हो जाएगा, 3840 माइनस 2820 माइनस 282, 738 पर बेटा आपके पास प्रॉफिट है ना, चले जाएगा 738, ठीक है। प्रॉफिट वुड बी रिड्यूस टू अमाउंटेड इतना फ्रॉम द प्रॉफिट, बेटा पहले का प्रॉफिट कितना था, फ्रॉम द प्रॉफिट पहले का बेटा आपके पास प्रॉफिट कितना था, 870 था मेरे ख्याल में, यस। एक फैक्टर तो आपने ये लिख दिया, पूरी कैलकुलेशन बता के कि पहले अगर प्रॉफिट इतना था तो अब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, दैट्स इट। ये मैं कैलकुलेशन क्यों दिखाना, क्योंकि इसने सवाल में कैलकुलेशन दी हुई है और आपसे बोला डिस्कस करें, ठीक है बेटा। एक तो आपके पास ये पॉइंट आ गया डिस्कशन। अच्छा दूसरा पॉइंट आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, अच्छा ये जो आपके पास स्टाफ है ना, a staff day constitute one member of temporary staff being provided to one client per day, बेटा ये आपके पास ये ऑनलाइन काम नहीं है, ये आपके पास मेरा बेटा ऑनलाइन काम नहीं है, ये फिजिकल आपकी प्रेजेंस का काम है। आप जाओगे स्टेडियम में, हॉस्पिटैलिटी, अब आप खुद देखो एक होटल है, एक स्टेडियम में, लोग आपकी खातिर सेवा में लगे हुए हैं, तो अगर वो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और हमने नहीं बढ़ाई तो वो उनको डीमोटिवेट कर सकता है। वो डीमोटिवेट करेगा, वो पता चले कि साहब मुझे कह रहा है सर मेरी सैलरी बढ़ाए, मैंने कहा छोड़ यार नहीं बढ़ा रहा, उसका काम क्या है, जी सर हेलो सर्व किया, वो पता चले उसके वो क्लाइंट आया कस्टमर के ऊपर गिलास, ये ले पी ले पानी तो स्टाफ बिहेवियर बेटा क्लाइंट सर्विस में ना, अब आप खुद सोचे एक बंदा मेरा वेटर है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो खुश होगा ना अंदर से, तो वो क्लाइंट को भी हंस के मुस्कुरा के बात करेगा, और वो डीमोटिवेटेड है यार, उसको क्या क्लाइंट से बिहेवियर जाएगा। तो ये आपके पास एक एथिकल पॉइंट पे आ जाएगा, उसकी स्टाफ परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाएगी चीजें, ठीक है बेटा। ये आपके पास बेशक वो चीजें, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी करना है, क्या कहते हैं, स्टाफ का बिहेवियर है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बात करनी है। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि इफ द स्टाफ कॉस्ट, या यूं लिख दो कि सिंस, यूं लिख रहा हूं बेटा मैं, सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ इज फिजिकल इन नेचर rather than some online work, and so increasing the pay would motivate them, and if it would not be increased, then it may be unethical and it may also affect their quality of service, like being presentable to the clients for hospitality, ठीक है। तो उनके ऊपर तमीज में एंड देयर and increasing pay would motivate them, and they would be providing
गुड सर्विसेज। ठीक है, ये आपने उठा के एक पॉइंट लिख दिया। डिस्कस करना है, अगर नहीं करेंगे तो बेटा डिस्कशन का मतलब हमेशा ये होता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाएगा, दैट्स इट। ज्यादा आपने फैसले के ऊपर बात नहीं करनी कि बढ़ाओ, ऐसी बात नहीं करनी आपने। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। अच्छा बेटा, एक और मैं आपको बड़े मजे की प्रैक्टिकल बात बताऊं। प्रैक्टिकल बात क्या होती है कि अगर जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है ना, जैसे इस सवाल में है कंपटीशन बहुत है, शायद आपने ऊपर देखा हो कि कंपटीशन बहुत है। ऊपर हमने पढ़ लिया था ना बेटा, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पे कंपटीशन होती है, इंटेंस कंपटीशन, ठीक है ना, इंटेंस कंपटीशन, तो बेटा मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है ना, तो कॉम्पिटिटर्स की ना दो चीजों पे नजर होती है, मैं आपको बताऊं। नंबर वन आपके कस्टमर्स पे, नंबर टू आपके इंप्लॉइज पे। हर कॉम्पिटिटर ये चाहता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर का कोई वैल्यूएबल काम का बंदा हो ना, वो हमारी तरफ आ जाए। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स ये चाहते हैं। तो अब आप सोचो, अगर मैं अपने वर्कर्स की पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा तो वो कॉम्पिटिटर के पास भाग जाएंगे, और अगर कॉम्पिटिटर के पास भाग गए तो यकीनी बात है वो बिजनेस भी चला जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आपने वर्क, सिंस मार्केट इज वेरी मच कम्पिटिटिव, तो अगर आपने वर्कर्स की पेमेंट नहीं बढ़ाई तो हो सकता है कॉम्पिटिटर उसको अट्रैक्ट कर ले हायर रेट्स में। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की ख्वाहिश ये होती है कि यार कॉम्पिटिटर के या तो कस्टमर भी आ जाए और एम्प्लॉयज भी आ जाए, उनके बिजनेस को टेक ओवर कर ले। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना होता है, फाइनेंशियली भी नॉन फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियली का मतलब उनकी पेमेंट बढ़ाओ, नॉन फाइनेंशियली का मतलब उनको रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट दो। तो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि सिंस द मार्केट इज competitive and if the staff is financially demotivated, then they may think to switch, थोड़ी अंग्रेजी अच्छी लिखे, to competitors who may offer them higher rates and thus हमारे पास क्या है बेटा, एम्प्लॉयज की शॉर्टेज भी हो जाएगी। और एक बात बेटा ध्यान रखिएगा, सर्विस इंडस्ट्री में जब कोई एम्प्लॉय कहीं जाता है ना, तो उससे क्लाइंट्स भी चले जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर होता है, वो एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल चला जाएगा, तो उसके नाम से जो पेशेंट्स हैं वो पुराने हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। इसी तरह ये हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी होता है, अगर कोई एक कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज जाता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर के साथ दूसरे इंस्टीट्यूट भी चले जाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हु में ऑफर देम हायर रेट्स एंड दस हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, एंड दस क्लाइंट्स में बी अफेक्टेड। ठीक है, ये आपके पास बेटा पॉइंट हो सकता है। और एक और पॉइंट है बेटा, तीन पॉइंट लिखने थे, मैंने आपको तीन लिख दिए। और चौथा भी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। किसकी? इंडस्ट्री में बेटा शॉर्टेज चल रही है आपके पास, स्टाफ की। और अगर आपने नहीं किया तो बेटा यहाँ पर जो ना आपके पास वो स्टाफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, स्टाफ अट्रैक्ट आपके पास नहीं होंगे। बल्कि एक काम करो, इसी में उठा के लिख दो इसको, एंड दस क्लाइंट्स में बी अफेक्टेड एंड इन एडिशन to this, there is shortage of staff in the industry and failure to increase their hourly rates may result in। बल्कि एक काम करो बच्चे, इसको उठा के ना, मैं इसको उठा के कट पेस्ट कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। यहां पर उठा के इसको स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब जरा पढ़ना, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बेटा जरा पढ़ लो ये, देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन द एंड फेलियर टू इंक्रीज आर्ली रेट्स में रिजल्ट इन, बल्कि इसको ना प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, वेट करना। आपने क्या लिखा? देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन द फेलियर टू इंक्रीज आर्ली रेट्स में रिजल्ट इन staff being switched to the competitors
who may welcome them at higher rates in order to compete with the compete. ठीक है, ठीक है, and thus business may be affected since the market is competitive. ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास, ये इसके 3 पॉइंट्स बेटा आप लोगों ने उठा के लिख दिया। ये 3 पॉइंट्स बेटा आपने उठा के इसके लिख दिए, कॉपी कीजिएगा बेटा इसको। क्या जो जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया करें ताकि आपके पास ये कहानी खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये 3 फैक्टर्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया एंड दैट्स ऑल, 20 मार्क्स, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हमने एक सवाल जो है ना उसको सॉल्व करें तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके से लेटेस्ट पास पेपर्स और ये जो भी है आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ये स्टैटिस्टिकल वाले आपने आंसर सॉल्व करना था। ठीक है, सो दैट वाज द केस। ठीक है, चलिए जी बेटा, अगली लेक्चर में मुलाकात होती है। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।